नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार ने 2005 को वो बॉर्डर बना दिया है जहां से पीछे की तरफ जाने पर उन्हें अपराध, अंधकार, अपहरण, जातीय मजहबी उन्माद यानी एक शब्द में जंगल राज दिखता है। 2005 से आगे बदलता, बढ़ता, सुधरता, संवरता, समृद्ध होता बहार वाला बिहार दिखता है। 2025 की राजनीतिक लड़ाई इसी बॉर्डर पर लड़ने की एनडीए की तैयारी दिख रही है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विधानसभा में नीतीश कुमार की डिग्री से लेकर नेतागिरी तक पर और 2 दशक के बाद भी तुलना के लिए 2005 से पहले देखने को लाचार बताकर तंज कसा। कहा सरकार खटारा, सिस्टम नकारा। तेजस्वी के तेवर इतने पर नरम नहीं हुए। उन्होंने मौजूदा सरकार को कमजोर गठबंधन के सहारे पर टिकी सरकार बताते हुए 2005 से पहले की सरकार को मजबूत बताया। लालू यादव को बिहार के हक के लिए केंद्र से लड़ने वाला मजबूत मुख्यमंत्री बताते हुए हमला बोला। ऐसे में मजबूत सरकार अब या 2005 से पहले, सवाल तो पूछेंगे, पर उससे पहले तेजस्वी के तेवर देखेंगे और नीतीश ने तेजस्वी के तेवर देखने के बाद तर्कस से कौन सा तीर निकाला वो भी देखेंगे। देखिए, यही बिहार के सरजमीन से गिरफ्तार करने का काम किया। ऐसे वंचित, शोषित समाज जिनका रिप्रेजेंटेशन राजनीतिक में नहीं था, ऐसी जातियां जिनको कोई नहीं पूछता था, कमजोर तबके के थे, लालू जी ने वैसे तबके के हर जात के लोगों को, दलितों को, अति पिछड़ों को मंत्री बनाया, एमपी बनाया, एमएलए बनाया, एमएलसी बनाया, चेयरमैन बनाया, आयोग का सदस्य बनाया। उनको ताकत दिलाने का काम लालू जी ने करने का काम किया। ये लोगों को पता होना चाहिए, सब लोगों को पता है। आज कोई ना कोई यहाँ बैठा है, आप भी लालू जी के समय महोदय संघर्ष किए छात्र आंदोलन में, आप लोगों ने सारा काल देखा है। चौधरी जी तो खुद ही कांग्रेस में थे, सब कुछ जो है जानते हैं। और सम्राट जी तो हमारे असली तो विजय सिन्हा जी है, भाजपा, आप असली नहीं, 5 साल पुराना भाजपा। पूरा काम किया गया है। तो पहले क्या था, 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पहले थे। अब उसी में हम लोगों ने अब पहले से, अरे तुम्हारे पिता को हम ही बनाए थे, वो जब आए थे उस समय नहीं था, ये सब फालतू छोड़ो। अरे पूरा जात वाला भी, अरे तुम्हारे जात वाले भी जो जात थे हमको कहते थे काहे के लिए आप कर रहे हैं, तो हमने तो उसी आदमी को बना दिया, बनवाया था। आई सब कुछ नहीं जानते हो। अब बाद में जब गड़बड़ कर रहे थे, जो गड़बड़ कर रहे थे, जो पिछड़ा और अति पिछड़ा, आज नहीं, जो हम लोगों के नेता थे कर्पूरी जी, वो किए थे, तो वो करना चाहते थे कि अब पिछड़ा, अति पिछड़ा का बंद करके खाली पिछड़ा करेंगे। चलिए, तो बड़ा सवाल यह है कि 2005 से पहले की सरकार मजबूत सरकार थी या अब की सरकार मजबूत सरकार है? सवाल का जवाब लेंगे हम। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रमोद सिन्हा जी हैं, जेडीयू की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए अजीत पटेल जी हैं और बीजेपी की ओर से राहुल आनंद जी हैं। प्रमोद जी, सवाल आपसे पहला, 2005 से पहले की सरकार मजबूत थी, ये बताना पड़ रहा है तेजस्वी यादव को, क्या इस वजह से क्योंकि बार बार 2005 को, जैसा हमने कहा कि बॉर्डर बना दिया है नीतीश कुमार ने, उससे पहले अंधकार ही अंधकार दिखता था, विकास की रोशनी तो अब नजर आ रही है। देखिए दीपक जी, आज आपने देखा सदन में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 1990 से 2005 और 90 के पहले की भी जो बिहार की हकीकत थी और 2005 से 2025 में जो लगातार जो है 20 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, डबल इंजन की सरकार है, और जो हकीकत है 2005 से 2025 के बीच में, उसका उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन कर उसका जो है डाटा प्रस्तुत करने का काम किया है। ये लोग लगातार, एनडीए के तमाम घटक दल के लोग लगातार जो है अपनी नाकामी को छुपाने के लिए हमेशा ये कहते रहे कि 2005 के पहले कुछ था जी, कोई कपड़ा भी पहनता था क्या महिला लोग? कई सारे सवाल
कुछ भी जब भी सरकार को विपक्ष आईना दिखलाता था, चाहे वो क्राइम को लेके, करप्शन को लेकर के, कम्युनिज्म को लेकर के, चाहे प्रति व्यक्ति आय में बिहार पिछला पंक्ति पर क्यों खड़ा है, चाहे प्रति व्यक्ति निवेश में क्यों खड़ा है पिछले पंक्ति पे, चाहे साक्षरता दर में बिहार पिछले पंक्ति पे क्यों है, तो सवाल चला जाता था। चाहे आप बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, भूखमरी की बात अगर आप कर लेते थे तो सीधा सीधा जो है एनडीए के तमाम लोग जो है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के से लेकर के तमाम लोग यही कहते थे कि 2005 के पहले कुछ था जी। उसी को हमारे नेता ने आज प्रस्तुत करने का काम किया कि 2005 से पहले क्या था, किनकी सरकार थी और किन्होंने क्या काम करने का काम किया था। 1990 में जब हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, तब उसके पहले की क्या स्थिति थी बिहार की। लगातार जो है सरकारें कुछ महीनों में बदल जाया करती थी, लेकिन हमारे नेता ने सबसे पहले अस्थाई सरकार देने का काम किया है। ये समझने वाली बात है। ये लोग कहते हैं कि दंगा होता था, हमारे नेता ने दंगा को रोकने का काम किया और तमाम वैसे लोगों को गिरफ्तार करने का काम किया जो इस प्रकार की मंशा लेकर के बिहार में विचरण करने का प्रयास करते थे। हमारे नेता ने दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित को उनके हक और अधिकार के लिए जगाने का काम किया, उनको स्वर देने का काम किया और अपने हक और अधिकार के लिए सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने के लिए उनके अंदर मादा पैदा करने का काम किया। उस व्यक्ति का नाम लालू प्रसाद यादव जी है। लालू प्रसाद यादव जी ने बिहार को पहला महिला मुख्यमंत्री देने का काम किया और वो महिला मुख्यमंत्री ने जब 2005 अंतिम जब 2000 से 2005 का जो उनका कार्यकाल था, उन्होंने सरप्लस बजट देने का काम किया था। उसके पहले राजकोषीय घाटा का बजट होता था और आज भी जब 2005 में जो बजट पेश हुआ है 2025 में, शायद इसी अंदाज पर, जिस अंदाज पर आपने कहा है, घाटा का ही बजट पेश हुआ है। मुझे बजट पर हम आगे बातचीत कर लेंगे कभी, लेकिन वो पिछली बार हमने बात की थी। लेकिन शायद सम्राट चौधरी जी ने इसी वजह से पूछा था तेजस्वी से कि राजा हैं, राजा के बेटा हैं, क्योंकि देने का काम किया। आपने कहा जनता ने राबड़ी देवी को बिहार का पहला मुख्यमंत्री के तौर पर चुना, नहीं चुना, ये विवाद का विषय है। आपने कहा लालू प्रसाद यादव ने बिहार को पहला महिला मुख्यमंत्री दिया, तो ये राजशाही व्यवस्था वाली बात है जिसको लेकर सम्राट चौधरी ने कहा। व्यवस्था नहीं है दीपक जी, इसको समझ लेने की जरूरत है। उस समय जिस प्रकार से हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, जिन्होंने मैंने पहले ही कहा कि वंचित, शोषित, पीड़ित, दलित को उन्होंने सम्मान देने का काम किया, तो उनके हक और अधिकार के लिए लड़ने का काम किया, भूमिहीनों को नहीं तो एक मुख्यमंत्री की पत्नी को मुख्यमंत्री बनाकर थोड़े महिलाओं का सम्मान हुआ, आदि आबादी का सम्मान हुआ, ये कैसे कहेंगे आप? जिसका परिणाम हुआ कि उनको साजिश के तहत फंसाने का काम किया गया और जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था में जो माननीय विधायक उस समय थे उन्होंने चुनने का काम किया था महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी को। और श्रीमती राबड़ी देवी जी ने जो काम किया 2005 से 2005 तक जो उनका शासनकाल रहा, उस समय जो 1970-71 के दशक से जो चलता आ रहा था, जो नरसंहार की घटनाएं, उस कार्यकाल में एक भी वैसी घटनाएं घटने का काम नहीं हुआ था। ये इस पर भी कुछ टीका टिप्पणी हुई है, हम आपके बाद अगली प्रतिक्रिया ले लेते हैं, फिर इस पर लौटेंगे। अजीत जी, ये तुलना के लिए 2005 का ही बैरियर क्यों माना जा रहा है? और पीछे भी तो जा सकते थे, या फिर और कम समय में जब 5 साल कार्य करने के बाद एक बेस बन गया। माना जाता है कि 5 साल में तो कम से कम एक सरकार बेस बना लेती है जिस पर अब बुलंद इमारत खड़ी की जा सकती है। तो वो बेस जब तैयार हुआ, वहां से फिर क्यों नहीं तुलना की जाती है? सबसे महत्वपूर्ण बात है दीपक जी कि तुलना आप कहीं से कर लीजिए, लेकिन आज बिहार की स्थिति क्या है आप वो देखिए ना। सबसे पहले आप हमको जो रिजीम मिला था हम तो वही उसी चीज से देखेंगे। ठीक है, 2005 से जो जिसके नीतीश जी को मिला 2005 के बाद बिहार संभालने का, तो हम तो वही चीजें दिखाएंगे ना। आप कहीं भी तुलना होता है तो आप देखेंगे प्रीवियस ईयर से होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि बिहार की स्थिति क्या थी और अब क्या है। आज जो है बिहार की स्थिति जो बदली हुई है, आज वो सबसे चीजें देखने वाली बात है कि आप हर चीज में देख लीजिए, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, महिला सशक्तिकरण हो, आपके लॉ एंड ऑर्डर हो, कोई भी चीजें उठा के देख लीजिए। अभी आप स्क्रीन पे दिखा रहे थे तेजस्वी यादव जी आज सदन में भाषण दे रहे थे कि 2005 की स्थिति का बता रहे थे, अपनी सरकार की उपलब्धियां। हमको बहुत ताज्जुब हो रहा है कि अपनी सरकार में एक भी चीज उन्होंने नहीं बताया कि हमारे सरकार में
कितने स्कूल खुले, कितने हाई स्कूल खुले, नहीं, उन्होंने तो बताया ना कि स्वास्थ्य नीतीश कुमार ने मेडिकल जैसे डिग्री, जिस कॉलेज से इंजीनियरिंग की डिग्री ली वो भी पहले से है, वो भी नीतीश कुमार ने नहीं वो लालू बनवाया। यादव बनवाए थे। और हम बोल रहे हैं कि अगर हम खड़े होंगे लालू तो सुन प्रसाद लीजिए यादव जी प्रमोद ने जी। 6 यूनिवर्सिटी अब खुलवाने का आज काम तो किया सुन था। तो लीजिए ठीक है, प्रमोद जी, प्रमोद जी, अपने बारे में बोलिएगा। प्रमोद जी हम सुन आएंगे लीजिए। आएंगे, एक बार उनकी बात हमको सुन कहने लेते का हैं। हाँ। मतलब है कि तेजस्वी जी को बताना चाहिए था कि कितने भाई मेडिकल कॉलेज बनाए, कितने अस्पताल बनाए, कितने सड़क बनाए। पहले सड़क गड्ढा में था कि गड्ढा में सड़क था, ये तो देखने वाले बात था। आप हर चीज को उठा गए, किसी भी इंडिकेटर पे महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। आप ही तो बता रहे हैं कि राबड़ी देवी जी को महिला मुख्यमंत्री बना दी अपनी पत्नी को, और वही महिला सशक्तिकरण हो गया। हमारे नेता ने क्या किया, महिलाओं को आरक्षण दिया 35%। जीविका जैसी योजना जो आज पूरे भारत में इस योजना को जो है कॉपी किया जाता है। 1,20,00,000 महिलाएं इसी जोड़ के स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनी हुई है। आप किस फील्ड का हम बात करें। और स्कूल में देखिए, अभी जो कल बजट जो पेश हुआ, 60,000 करोड़ रुपए का जो है शिक्षा में खर्चा किया गया। 2004-5 की में क्या था, 23,885 करोड़, और आज कितना है, 3,16,895 करोड़। समझिए कि 13.5 गुना आपको जो है हमारा बजट बढ़ गया। तो हम देखिए कि कितने मेहनत से नीतीश जी ने बिहार को जो है संवारने का काम किया है। हम तेजस्वी जी से पूछना चाहते हैं कि आप भाई कोई भी काम अपने लालू जी के रिजम का कोई भी काम है अपने जनता के बीच में रखिए। आप दंगा की बात कर रहे हैं, भागलपुर दंगा में जो है नीतीश जी विस्तार पूर्वक एक आप सुनेंगे नहीं, रख रहे थे, लगेगा ही तो पता नहीं ये कहाँ बैठे हुए थे। तो सुनेंगे तमाम मंत्री, प्रमोद जी, उन लोग सुनाएंगे हम वो भी सुनाएंगे। भागलपुर में दंगा हुआ, एक बार सुन लेते हैं इनकी बात। मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज को किसने आपका जो है रिम्बर्समेंट देने का काम किया, कंपनसेशन देने का काम किया। आज तक भागलपुर दंगा में जो भी पीड़ित हुए लोग, क्या इंसाफ मिला था। नीतीश जी के सरकार आई, पुराने फाइल को खुलवा के उनको जो है पुनर्वास व्यवस्था करने का जो है योजना दिया गया। कोई अल्पसंख्यक समाज के लिए आप देखिए कितना काम किया गया। आपका मदरसे में शिक्षक क्या हुआ, कब्रिस्तान घेरा बंद हुआ। हम लोग बोलते नहीं है, जमली जो कार्य को जो है ना ग्राउंड पे नीतीश जी ने करके दिखाया, तब आज बिहार जो है आपको एक तरक्की के राह पे बना। चलिए आप तरक्की के राह पर आ रहे हैं। नहीं प्रमोद जी जवाब लेंगे। अजीत जी ठीक है, हम नहीं आपकी बात भी सुने। बिहार में कभी फ्लाईओवर का सुने थे? नहीं पर्याप्त समय। पटना में सुन लीजिए, प्रमोद जी पहले क्या होता था, नीतीश जी माननीय नेता ने बोला है ठीक है, पहले महिलाएं निकलती थी। अजीत जी ठीक है, नहीं अच्छी बात है, पर्याप्त समय दिया गया है। हम राहुल जी को भी सुन लेते हैं, फिर आपके पास लौटेंगे। आ रहे हैं प्रमोद जी, आपको भी समय देंगे जवाब देने का। लेकिन अजीत जी आपने इतनी चीजें दिखाई है, लेकिन तेजस्वी यादव को वही दिखा कि अफ्रीकन जो देश है जहां भुखमरी वाली स्थिति है, वहां से भी कम प्रति व्यक्ति आय बिहार की है। इसका उदाहरण भी उन्होंने दिया है। उनको दिख गया, हम आएंगे। प्रति व्यक्ति आय 66,837 रुपया है। ठीक है, अरे इनको समझ में नहीं आता क्या सुन रहे, यही ग्रोथ बिहार का जो है, बिहार का विकास का ग्रोथ रेट कितना है, हमारा दूसरा स्थान है पूरे भारत में, 14.5% है। नहीं 0.03। देखिए आप लोग साथ में थे, नहीं आप लोग साथ में थे। अजीत जी प्रमोद जी नहीं 1 मिनट, अजीत जी प्रमोद जी आप लोग साथ में थे। 90 लाख लोगों को 2 लाख रुपए प्रति महीने देने, 94 लाख है राउंड फिगर में, 95 लाख ले ली, 2 लाख रुपए देने का सहायता घोषणा किया गया था, क्योंकि वो गरीब थे, इस स्थिति में नहीं थे कि अपने आजीविका का कुछ बेहतर प्रबंध कर सके। तो ये स्थिति है अजीत जी, वो तेजस्वी यादव ने फिर से दिखाया है। चलिए राहुल जी के पास चलते हैं। राहुल जी आपके पास तो पर्याप्त अनुभव है, सांगठनिक तौर पर भी अलग अलग राज्यों में और एक से एक विकसित की श्रेणी में गिने जाने वाले राज्यों में सत्ता में होने का अनुभव है। यहां भी सत्ता में रहे हैं, सहयोगियों के साथ रहे हैं, फिर अपने सहयोगियों को क्यों नहीं बताते कि अगर किसी राज्य का विकास होना है, विकसित राज्य कैसा दिखता है, तो उससे तुलना करें ना। ये 2005 से पहले से क्यों तुलना करते हैं? देखिए दीपक जी, इस चर्चे की शुरुआत अगर की जाए तो ये बड़ा ही स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि जब विपक्ष की बातें हम करते हैं ना, तो हम विपक्ष हमारा इसलिए समस्या में घिर जाता है कि जब हम विकसित बिहार की बात करते हैं, जब हम एक ऐसे बिहार की चर्चा करते हैं जो राष्ट्रीय स्तर पे अपनी आर्थिक वृद्धि की बढ़त को दर्ज करा रहा है, जब हम ऐसे बिहार की चर्चा करते हैं जो हर स्तर पर समृद्ध हो रहा है और बिहार खास करके अपनी विकसित यात्रा की अनंत यात्रा को स्वर्ण अक्षरों में लिखने जा रहा है, तो हमारे विपक्ष को इस तरह की समस्याएं होती है। देखिए एक कहावत है, लगा चुनरी में दाग, और जब
हम कभी भी जब हम बाप और बेटे का कंपैरिजन करते हैं तो ये कहा जाता है कि ये अध्याय कहां तक चला, बाप ने क्या किया और बेटे ने क्या किया। तो यहां पे बिल्कुल उसी तरह से है। बिहार की अगर राजनीति की बात करें तो 1990 से 2005 की जो सरकार रही और 2005 के बाद से 2024 तक की जो सरकार है, बीच में हम उसमें 3 साल हटा देते हैं, तो उसका जो काम करने का जो तरीका था उसकी अगर कंपैरिजन करें तो निश्चित तौर पे हम बता सकते हैं कि देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो आपने कहा कि संगठनात्मक तरीके से आपको बहुत सारा अनुभव है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जब एनडीए के साथ रहती है तो विकसित और विकास की यात्रा पे बात करती है। वो इस तरह की बातें नहीं करती जिससे समाज के अंदर मनोवेश की स्थिति पैदा हो। जैसे कि देखिए राहुल जी जब आए थे बिहार तो उन्होंने कहा था आपने ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया ये कहकर कि ये जातीय जनगणना गलत हो गया है। तो ये जो 94 लाख की जो ये डाटा बता रहे हैं, हो सकता है कि ये गलत कर दिया हो इनके शासनकाल में, लेकिन 5 पॉइंट में अगर इस चीज को अगर बोला जाए तो यही बोला सकता है कि कानून व्यवस्था की सबसे ज्यादा खराब स्थिति रही थी 1990 से 2004 के बीच में। भ्रष्टाचार चरम पे था, बुनियादी ढांचों का बहुत अभाव था, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी थी, आर्थिक विकास आज 14.45% पे है। उनके समय में ये लगभग 3 से 4% हुआ करता था। और आप बताइए कि 2000 के बाद भी ये स्थिति लगभग बहुत दयनीय रही। आप मेडिकल कॉलेजेस की बात कर लिए तो इनके शासनकाल में लगभग 6 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे। यही नहीं, आपको जानकर ये बहुत आश्चर्य होगा कि इनके समय के मेडिकल कॉलेज में कुत्ते घुमा करते थे बेड पे। और ये जो जंगल राज का जो संज्ञान दिया गया है ना, ये संज्ञान हमारा दिया हुआ नहीं है, ये संज्ञान हाईकोर्ट ने दिया है। मैं आपको बता देता हूँ, जन स्वास्थ्य शिशु मृत्यु दर की बात करें तो वो भी सबसे ज्यादा इनके ही शासनकाल में था। अब बात करें अगर चलिए अब हमारे दर्शक ये बेहतर समझ रहे हैं कि ये 2005 वाला जो बॉर्डर तैयार किया गया है जिस पे 2025 का चुनावी जंग लड़ा जाएगा, उस बॉर्डर पर दोनों खेमों में खड़े लोग कितने श्रेय लेने के लिए और श्रेय गिनाने के लिए उतावले हैं, क्योंकि मुकाबला 2025 का है और यहां से कई सियासी लोगों का भविष्य तय होने वाला है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद इस भविष्य पर हम बात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एक बार फिर। मेहमानों के पास चलते हैं। राहुल जी से इस बार शुरू करेंगे। राहुल जी, 5 बिंदु आपने गिनाए कि हमने इस तरह से इस दिशा में काम किया है ताकि जनहित कुछ बेहतर स्थिति में ला सकें, जनता को बेहतर संभावनाएं दिखा सकें। लेकिन सड़क बनाना, ओवरब्रिज बनाना, बाईपास बनाना, अगर इतना ही काम सरकार का है तो भी अभी आधारभूत संरचनाओं में बहुत कुछ किया जाना है, वो इसी बजट से पता चल रहा है। विकास के क्षेत्र में उद्योग लगाने के लिए बहुत कुछ किया जाना है, वो इसी बजट से पता चल रहा है। विद्यालयों को खोलने के लिए, विद्यालयों की आधारभूत मतलब शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ किया जाना है, वो इसी बजट से पता चल रहा है। बारी बारी से हम राहुल जी और अजीत जी दोनों की इस पर प्रतिक्रिया लेंगे। राहुल जी, आपसे पहले। देखिए, निश्चित तौर पे अगर हम कंपैरिजन करें तो जब 1990 से 2004 का जो शासनकाल था 5 का, उसमें लगभग 20,000 करोड़ का प्लान एक्सपेंडिचर था। उसके बाद हम लगातार बढ़े तभी कि जब हमने अपना इंफ्रा बनाया और रोजगार को बढ़ाया और साथ ही जब स्कूल कॉलेज विद्यालय जो भी हैं उनको हमने आधारभूत संरचनाओं से जोड़ा तो हमारा बजट भी बढ़ा। निश्चित तौर पे कि जब भी आप कोई विकास की यात्रा की अगर बात करते हैं और विकास को लाने की जब आप बात करते हैं तो आपका देखा जाता है कि आप कितने सामर्थ्यवान हैं, पैसा कहां से आएगा और पैसा कहां जाकर खर्च होगा, इसके ऊपर चर्चा करना बिल्कुल स्वाभाविक होती है। और ये जो बजट का जो आकार बढ़ाया गया 3,17,000 करोड़ के आसपास का, तो इसका निश्चित रूप से तात्पर्य यही है कि अभी बहुत चीज की जो यात्राएं हैं, मैंने आपको कहा प्रारंभिक शुरुआत में ही कि अब बिहार अपने अनंत विकसित यात्रा पे निकल चुका है। यानी कि बिल्कुल सही बात है कि जो चीजें हुई है उसके आगे और चलना है। ये जानकर भी बहुत प्रसन्नता का भाव प्रकट होता है। चलिए ठीक है, चांद के पार चलेंगे हम बिहार को लेकर, ये हम भावनाओं को समझ रहे हैं। आ रहे हैं राहुल जी, अजीत जी के पास चलते हैं। अजीत जी, आपसे भी वही सवाल है कि जब इतना कुछ किया गया है, क्या 20 साल और जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 15 साल पुराने डीजल गाड़ियों को हम खटारा करके किनारे लगा दे रहे हैं, तो ये सरकार भी अब खटारा हो गई है, क्योंकि 15 साल में जो कुछ नहीं किया तुलनात्मक रूप में, अब कह रहे हैं कि वो और भी करेंगे और तुलना कर रहे हैं 2005 से पहले के। देखिए दीपक जी, तेजस्वी यादव जी को अभी पता नहीं है कि विकास का मतलब क्या होता है। आप देखे होंगे कि हम लोग उदाहरण के तौर पे एक घर बनाते हैं तो घर का जो आपका ग्राउंड फ्लोर होता है उसको बनाने में बहुत समय लगता है। अब जब जैसे ही फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर जाते हैं तो उसमें समय, टाइम टेकिंग थोड़ा कम लगता है, पैसा भी कम लगने लगता है। लेकिन अब आपके पास समय भी लग रहा है और पैसा भी लग रहा है। वही कह रहे हैं कि देख लीजिए कि हमारी जो बिहार में जो विकास की जो है, पहले रोड बनाया हमने, पहले गड्ढा को भरा, रोड बनाया, अब फ्लाई ओवर दे रहे हैं, मरीन ड्राइव दे रहे हैं,
तो समय तो लगेगा ही। और विकास की हर वर्ष जो एक नई रेखा खींच रहे हैं। आप तेजस्वी जी बता रहे थे अभी, आप ही नहीं बोला कि इंजीनियरिंग कॉलेज, हमारा हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गया और इतनी बेहतर भवन और साथ में मॉडल जो है आपका मॉडर्न इक्विपमेंट लैब बना उस इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो भाई तो बिल्डिंग बना, बिल्डिंग के बाद हमने लैब दे रहा है। अजीत जी एक चीज नहीं, ठीक है बिल्डिंग अब हर जिले में मेडिकल कॉलेज भी खुल रहा है, विकास उस पर भी सरकार सोच रही है। तो समावेशी विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं। हमारे एक मित्र ने अखबार देखा, अखबार के पहले पन्ने पर नीली पीली पूरी पट्टियां बनी हुई थी और 148 निर्णय एक कैबिनेट की बैठक में सरकार ने जो लिया था उसको प्रचारित किया गया था। मेरे दोस्त ने पूछा अब तक सरकार कहां थी कि एक बैठक में 148 निर्णय लेने पड़े? जवाब दीजिए इसका। अरे तो ये तो और अच्छी बात है ना कि एक कैबिनेट में हमने कोई इसलिए टाइम टेकिंग नहीं ले रहा चुनाव है इसलिए हमने नहीं, चुनाव से कोई मतलब नहीं। आपने डिबेट भी कराया। 5 साल पहले सरकार को ख्याल नहीं आया कि हमें मेडिकल कॉलेज चाहिए हर जिले में। 5 साल पहले सरकार को ख्याल नहीं आया कि हमें इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए हर जिले में। इंजीनियरिंग कॉलेज आज बना है, ये 3 साल पहले बन चुका है हर जिला में। उदाहरण के तौर पर आप यात्रा की बात करें तो क्या ये चुनावी वर्ष में केवल यात्रा किए? पहले नीतीश जी यात्रा नहीं किए थे। ये तो उनकी 17वीं यात्रा थी। तो आप उनको चुनाव से मतलब नहीं है। ये अलग ही नजर है आपकी, अलग ही नजरिया है, क्यों नहीं दिखता? नीतीश जी देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो है आपका रूपरेखा है, जल जीवन हरियाली, जल जीवन हरियाली ठीक है, वो तो आधारभूत संरचना है नहीं। हमने तो एक विकास के एक नया मानक भी खड़ा कर रहे हैं, तो उसमें तो समय लगेगा। चलिए 20 साल लग गया है, अभी और समय लगेगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में लगता है दीपक, क्यों नहीं समझ में आ रही है ये बात आपको? दोनों प्रवक्ताओं को, सत्ता पक्ष के दोनों प्रवक्ताओं को हम बारी बारी से सुनने का काम कर रहे थे। ये अपनी विकास गाथा बतलाने का काम कर रहे थे और एक विकास किए तो विकास ही गाथा गाएंगे भाई। थोड़ा नहीं कहां विकास गाथा नहीं कर। आप एक मिनट राहुल जी देंगे आपको 1 मिनट, आपको 1 मिनट देंगे राहुल जी। 1 सेकंड। जब बिहार आते हैं तो विकास की बातें क्यों नहीं करते हैं, और आज हम कर रहे हैं तब भी शिकायत है। ठीक है राहुल जी, हम देंगे आपको। हाँ चलिए प्रमोद जी। अब देखिए विकास की ये एक अनंत बिहार की यात्रा पर ले जा रहे थे बिहार को, और दूसरा विकास की गौरव गाथा बतलाने का काम कर रहे थे। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि आज जो है बिहार जो है साक्षरता दर में सबसे अंतिम पंक्ति पे खड़ा है। आप रिपोर्ट आप देख लीजिए, प्रति व्यक्ति निवेश में सबसे पीछे खड़ा है। अगर किसानों की प्रति व्यक्ति आय देख लीजिए, उसमें सबसे पीछे खड़ा है। पर उसके अलावा आप देख लीजिए, चाहे शिक्षा की बात कर लीजिए, स्वास्थ्य की बात कर लीजिए, उसमें जो है बिहार अंतिम पंक्ति पे खड़ा है। गरीबी उन्मूलन में सबसे अंतिम पंक्ति पे खड़ा है। बेरोजगारी में सबसे जो है सबसे आगे है। बेरोजगारी सबसे ज्यादा बिहार का है। ये सब पलायन, 3 करोड़ से ज्यादा लोग बिहार के लोग पलायन करके दूसरे राज्यों में जीवन बसर कर रहे हैं। ये बिहार की मौजूदा हकीकत है। इनकी विकास गाथा कुछ दिन पहले जब बरसात का दिन था और मात्र एक पखवाड़ा में दर्जनों पुल पुलिया जब भड़भड़ा करके गिर जा रहे थे, जल समाधि ले रहे थे, तो इनकी विकास गाथा वहां पर दिखाई पड़ रही थी। ये समझने वाली बात है। और ये कहते हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। इनके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात आप समझ लीजिए। जो बच्चे विद्यालय में, प्राथमिक विद्यालय में जो एडमिशन लेते हैं और माध्यमिक और उच्चतर तक जाते जाते 45% बच्चे जो है ड्रॉप आउट हो जाते हैं, और 100 में मात्र 9 बच्चे 12 तक पहुंच पाते हैं। ये है इनकी बुनियादी सुविधा। इनके विद्यालयों में बुनियादी सुविधा जो है मात्र 18% विद्यालयों में बुनियादी सुविधा है। ये है इनकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। ये बातें लंबी लंबी कर लेंगे। स्वास्थ्य के बारे में ये बोल रहे थे। स्वास्थ्य में आपने देखा था ना कि हाल में ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आए थे। बिहार के मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री वहां पर खड़े थे, और बिहार सरकार के ही जदयू कोटे के एक मंत्री ने स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलने का काम किया था। पिछले विधानसभा के सत्र में जो कैग का रिपोर्ट आया था, उसमें भी स्वास्थ्य व्यवस्था के परत दर परत जो है खोलने का काम किया था कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था किस स्तर पर है। अब एनसीआरबी का डाटा आप देख लीजिए। 1990 और 2005 की ये बात करते हैं, 2005 से 2025 की बात में क्यों नहीं करते हैं, जब 3 से 4 गुना अब संज्ञेय अपराध की घटनाओं में वृद्धि होती है। और ये हमारा कोई डाटा नहीं है, एनसीआरबी का डाटा। बिल्कुल है, ठीक है प्रमोद जी, पर्याप्त बातें आपकी रख दी गई। राहुल जी क्या कहेंगे, एकदम संक्षेप में जवाब दीजिए। एक दिन जिस प्रकार से आप समझ लीजिए राजधानी पटना में भी लगातार ठीक है क्राइम समझ गया चलती है, सैकड़ों राउंड गोलियां प्रमोद जी जिला में चलती है। प्रमोद जी लगता है आपने एक एक बिंदु बार बहुत ही एकदम मारक बिंदु रखे हैं आपने, और टू द पॉइंट आपकी बातें हैं। राहुल जी आप क्या कहेंगे? देखिए
सबसे बड़ी बात यह है कि जब नजरें बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं। अगर आपको कचरा देखना है तो आपको कचरा ही नजर आएगा, लेकिन साथ ये भूल जाते हैं हमारे विपक्ष के लोग, बिल्कुल इस बात पे ध्यान नहीं देते कि जो ये नीति आयोग की जो रिपोर्ट की जो चर्चा करते हैं वो 2020-21 का है, और आज हम कितना आगे निकल चुके हैं। यही नहीं, मैं फिर भी बता देता हूं, उस समय 52 अंक मिले थे और इस समय 38 अंक मिले हैं शिक्षा को लेकर। दूसरी मैं आपको बात बता दूं, ये पलायन को लेकर बातों को कहते हैं, लेकिन ये कभी चर्चा नहीं करते कि आपके समय में जो विद्यालय की स्थिति थी और अब के विद्यालय की स्थिति में कितना परिवर्तन हो चुका है। देखिए मैं एक बात कहता हूं, यही सवाल है, 20 साल लग गए। मेरी बात सुनिए, चलिए राहुल जी, पलायन की बात करते हैं। राहुल जी, पलायन का तात्पर्य क्या होता है? पलायन का तात्पर्य यह होता है कि जब आपके यहाँ किसी तरह का रोजगार उत्पन्न नहीं किया गया हो और वहां पे ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई हो, कर दी गई हो जहां लोगों को जीवन के लिए भय होता हो, जीवन के लिए भय होता हो, उस विषय को पलायन बोलते हैं। ठीक है, इनको पलायन शब्द ही नहीं पता। ठीक है राहुल जी, प्रमोद जी, पॉकेट डिक्शनरी की प्रमोद जी ठीक है, राहुल जी ठीक है, अजीत जी। देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो हम अभी राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता प्रमोद जी को बधाई देंगे कि कम से कम विषय पे तो वस्तु पे बात की है। इनके नेता देव जो हैं आज जो सदन में भाषण दे रहे थे, क्या कभी शिक्षा, स्वास्थ्य, क्राइम पे बात की है? नहीं की, लेकिन इनके प्रवक्ता तो बात कर रहे हैं, हम वही कर रहे हैं। हमारे शिक्षा, स्वास्थ्य, आप विषय पे बात करिए, अपनी सरकार के कार्यकाल पे विषय यही है, नहीं बताया। नहीं विषय यही है अजीत जी कि आपने क्या काम किया, पिछली बार आपने क्या किया, उससे आगे अब क्या कर रहे हैं वो नहीं गिना रहे हैं। काम पे उनको ये बोलना है। अरे तो भाई अब बोलिए कि हाँ हमने ये काम किया, आप अपना काम तो गिना नहीं रहे। चलिए ठीक है, तो जनता हिसाब करेगी, जनता हिसाब करेगी। एक रोड में नाम की कुछ चीज थी, कृषि रोड में प्रमोद जी आपने गिना दिया, वक्त अब नहीं है, वक्त अब नहीं है। छात्रावास हमने बनाया, ठीक है, हमने सामान दिया, हर चीज को मैंने काम किया है भाई। देखिए अजीत जी, 35% हमने दिया। अजीत जी हर जिले में छात्रावास भी अभी नहीं है। चलिए वक्त का अभाव है, नहीं तो ये चर्चा लंबी चलेगी और हम कोशिश करेंगे इस विषय पर और भी आगे 2-3 चर्चा कर सकें, क्योंकि जनता समझ रही है कि वो उनके लिए क्या किया जा रहा है, कब किया गया है और उससे उन्हें कितना लाभ हुआ है। वैसे तो आमतौर पर देखा जाए, एक नंग धड़ंग व्यक्ति पर एक फटा कपड़ा चिथड़ा भी उस पर डाल दिया जाए तो वो फिर नंग धड़ंग नहीं रहता, उसके शरीर पर एक वस्त्र आ जाता है। लेकिन वो स्थिति नहीं है। अगर हम उससे तुलना करें तो चिथड़े में भी इज्जत बचाने वाली बात हो जाएगी, लेकिन बिहार की वो स्थिति अगर रहेगी तो ये सरकार के लिए बदनामी वाली बात होगी। सरकार को दिखाना होगा कि हम कोट पैंट सूट बूट में आ गए हैं, जैसी जनता उम्मीद कर रही है सरकार से। सरकार अगर वो डिलीवर कर रही है तो 2005 में उसका फ़ायदा होगा सत्ता पक्ष को, और अगर डिलीवर नहीं किया जा सका है तो फ़ायदा विपक्ष ले जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत पटेल जी, प्रमोद सिन्हा जी और राहुल आनंद जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।